नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू मिस्टिक भारत गाथा। आप सभी जानते हैं कि ये महिला दिवस के स्पेशल एपिसोड्स चल रहे हैं और इसमें हम आपके लिए लाते हैं ऐसी इंस्पिरेशनल स्टोरीज जो महिलाओं ने समाज के लिए कुछ किया है, जिन्होंने एक अपना अलग मुकाम पाया है। तो ऐसी स्टोरीज सुनने के लिए आप हमारे साथ हमेशा बने रहिए। एंड टुडे वी हैव अ स्पेशल इंस्पायरिंग गेस्ट whose story is nothing short than an inspiration. Joining with us is Preeti Maru, a trailblazer in Indian beauty and skincare industry. From starting her journey from home with a limited resources to becoming the manufacturing proprietor, she became the first female proprietor to receive the first FDA approval in cosmetic manufacturing for chemical peel in India. Preeti Maru has redefined what it means to be a female proprietor in the traditionally men-dominated space. With brands like Shubham Beauty Care, Ashi, IIBC, which is soon going to be IISAT, and Soul Renew Skin Clinic. She has not only introduced advanced skincare formulations but also empowered countless professionals through education and mentorship. Today we will deep dive into her story of passion, resilience, and breaking barriers, one innovation at a time. We welcome Preeti Maru. Preeti Maru ji, one Preeti welcoming another Preeti. Welcome to the show of Mystic Bharat Gatha. थैंक यू फॉर इनवाइटिंग। प्रीति जी, आपको मैं कई सालों से जानती हूँ और आपकी जर्नी से मैं बहुत प्रभावित रही हूँ। तो आपने जिस तरह से आपकी जर्नी चालू करी, मुझे वो पॉइंट बताइए जहाँ से आपको ये इंस्पिरेशन मिली या इंटरेस्ट आया ब्यूटी और स्किन केयर इंडस्ट्री के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल तो थैंक यू प्रीति। आप भी प्रीति, मैं भी प्रीति। थैंक यू मिस्टिक भारत गाथा, आपने हमें इनवाइट किया पॉडकास्ट के लिए। ये जो कॉस्मेटिक की जर्नी है जो मेरी, वो जर्नी जब मैं बहुत छोटी थी तो कोई भी कॉस्मेटिक प्रोडक्ट अगर मैं अप्लाई करती मेरी स्किन पे या फिर शैम्पूज कोई हेयर के लिए अप्लाई करती तो तुरंत मुझे एलर्जी हो जाती थी। तो मैं हमेशा सोचती थी ऐसा उसमें क्या है जिससे एलर्जी हो रही है, और कोई ऐसा मार्केट में प्रोडक्ट नहीं है कि जो मेरी स्किन जैसी सुपर सेंसिटिव स्किन है उसके लिए कुछ नहीं बना है क्या। तो ये मैं हमेशा सोचती थी और यही मुझे मतलब धीरे धीरे वो सोच ऐसे बदल गई, मुझे पता भी नहीं चला कि मैं ये फील्ड में आ गई और मेरा जर्नी वहाँ से स्टार्ट हो गया। So, खुद पर ही कुछ एक्सपेरिमेंट करने का मन किया and you started this journey and आज कहाँ से कहाँ पहुँच गए। Great. तो प्रीति जी, आपने जब इस इंडस्ट्री के बारे में सोचा कि इसमें कुछ करना है तो डेफिनेटली आप एक एंटरप्रेन्योर बनने का सोचना होगा। तो ये जो बिजनेस वुमेन बनने की इच्छा, मतलब ये आपने सोच के रखा था कि मुझे लाइफ में एंटरप्रेन्योर बनना है, या ये मतलब इनबॉर्न पहले से ही था? एज ए गुज्जू आपको भी पता है कि हमारे ब्लड में ही बिजनेस रहता है, और जो वे ऑफ हमारा जो मतलब मेरे मम्मी पापा जो थे और उन्होंने जो हमें फ्रीडम दी थी, मतलब उस जमाने में किसी को इतना फ्रीडम नहीं मिलता था एज ए मतलब एक लड़की होके, बट हमें बहुत फ्रीडम मिला था। और मैं जब 10th का मैंने एग्ज़ाम दिया उसके बाद से मैंने ट्यूशन स्टार्ट कर दिए थे। तो शादी से पहले 10 साल मैंने ट्यूशन्स किए थे ऑलरेडी। तो मुझे ऐसा था कि कुछ ना कुछ तो करना है खुद के लिए। राइट। मतलब ऐसा ये नहीं पता था कि मैं इतना बड़ा बिजनेस कर लूँगी। राइट। शायद मतलब पता नहीं, लेकिन हाँ ये था कि नहीं कुछ ना कुछ तो करना ही है, और ये जो कुछ करना है वो कब जाके एंटरप्रेन्योर में बदल गया और कब जाके मैं इतनी बड़ी इंडस्ट्री में मतलब ऐसे एक पोजीशन पे आ गई, पता ही नहीं चला। कहते हैं ना कृष्ण की कर्म करता जा, फल की चिंता मत कर। हाँ। तो आप कर्म करते गए और देखो आज कहाँ पर आ गए। ऐसे भी हुआ कि जब ये सब कर रहे थे तो हार्डल्स बहुत आते हैं बट ऑब्वियस है, तो एक कान से सुनने का एक कान से निकाल देने का, तो वो मैंने किया। और टोटली फोकस मेरा बिजनेस पे ही था। धीरे धीरे मतलब घर से स्टार्ट करके मैं ये यहाँ तक पहुँची। આપણામાં
સોરી વ્યુઅર્સ, મેં થોડા ગુજરાતી લઈ રહી હું, પણ આપણામાં એવું કહેવત છે ને કે ઘોડાના ડાબડા પહેરી લેવાના અને સીધો જ રસ્તો દેખાય. Yes. हॉर्स ऑलवेज आर बीन बोर्न विद द बैरियर, ताकि उनको साइड का कुछ ना दिखे. तो आपने भी अपनी लाइफ को पूरा ऐसे ही फोकस कर दिया. टोटली फोकस. ग्रेट. अगर हम टोटली फोकस करके कुछ करते हैं तो आप कभी भी फेल नहीं होते हो. बट अगर किसी का सुन के कि अरे नहीं ये तो तू कर ही नहीं सकती, या फिर ऐसे बहुत बोलते नहीं एज ए लेडी तो पॉसिबिलिटी ही नहीं है, तो हम कभी आगे ही नहीं बढ़ सकते. करेक्ट करेक्ट. तो मैंने टोटली फोकस किया कि नहीं मुझे करना है, मतलब करना है. राइट. दुनिया कुछ भी बोले मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है. तो वही फोकस लेके मैं चली और मैं आज यहाँ पे. वाह, एक्सीलेंट. प्रीति जी, आपने शुरुआती दौर घर से शुरू किया. यस. तो आई एम श्योर जब आपने घर से शुरू किया होगा तो कुछ दिक्कतें आई होगी. तो ऐसी क्या चैलेंजेस थी और कैसी दिक्कतें थी जो आपने फेस करी? थोड़ा बताएंगे हमारे व्यूअर्स को, ताकि वो भी अगर घर से चालू करना चाहे तो एक हिम्मत मिले. या श्योर. जब हम लोग घर से स्टार्ट करते हैं तो सबसे बड़ा जो हमारा चैलेंज आता है, हम बच्चों को कहाँ रखें. अगर हमें बाहर निकलना है तो हमारे बच्चों को हम कहाँ रखें. तो मेरा ये था कि मेरे जो इन लॉज थे वो नियर बाय ही रहते थे. तो मेरा रिलेशन उनके साथ इतना अच्छा था कि सिर्फ एक फ़ोन करो कि मुझे कहीं जाना है तो तुरंत मतलब मेरे इन लॉज में से कोई भी आ जाता था, या तो घर पे आ जाता या बच्चों को लेके जाता था. और सेकंड मेरे सिस्टर्स थे, मेरी मम्मी थी. तो इन शॉर्ट कहने का मतलब ये है कि अगर आप आपकी फैमिली के साथ रिलेशंस अच्छे बना के रखोगे, सब फैमिली में थोड़े बहुत हर्डल्स होते ही है, झिक होती ही है, लेकिन फिर भी अगर आपने रिलेशन हमेशा अच्छे बना के रखे तो ये जो सपोर्ट सिस्टम जो बोलते हैं ना कि फैमिली होती है, तो वो आपको बहुत काम आती है. तो मुझे जब भी मैंने ये किया तो मुझे बच्चों का प्रॉब्लम ये मेरा हमेशा के लिए सॉल्व हो रहा था. लेकिन और एक मुझे हर्डल्स आया कि तभी जो कॉस्मेटिक में इंग्रेडिएंट्स जो हम लोग प्रिपेयर करते थे वो इजीली अवेलेबल नहीं होते थे. राइट. इवन कोई अभी जैसे सोशल मीडिया बहुत है, लेकिन तभी तो ऐसा कुछ था ही नहीं. ना इंटरनेट था, ना सोशल मीडिया था, ना कंप्यूटर, कुछ भी नहीं था. तो बॉम्बे जाके बुक्स उसके रिलेटेड लेके आती थी और वो बुक्स को बहुत ज़्यादा पढ़ती थी. Okay. और उसी से मैं करती थी. इवन फाइनेंशियल भी इतने प्रॉब्लम्स थे तभी, तो ऐसा नहीं होता था कि चलो क्लासेस कर लो या बहुत सारे महंगे प्रोडक्ट्स लेके उसको स्टडी करो, या ऐसा कुछ नहीं था. Right. तो वो भी एक हमें फाइनेंशियल भी देखना पड़ता था. लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप वहाँ पे स्टॉप हो गए. करेक्ट. अब बुक्स जो बहुत सस्ते आते थे वो बुक्स आप लो, सेकेंड हैंड बुक्स लो, और उसको मैंने बहुत ज़्यादा स्टडी किया और उसी से मैं यहाँ तक पहुँची. करेक्ट. सो बेसिकली फ्रेंड्स, एक चीज़ ध्यान रखो कि कोई भी चीज़ आसान नहीं होती. हर चीज़ के लिए मेहनत लगती है, होमवर्क लगता है, स्टडी लगता है. Yes. जो आपने बहुत बखूबी किया. उसके अलावा स्पेस रिलेटेड या ऐसा कोई दिक्कत आता था आपको? स्पेस रिलेटेड तो कभी उतना दिक्कत नहीं आया, क्योंकि ना मेरा मतलब घर छोटा सा था, लेकिन वहाँ पे प्रोडक्शन में कर सकती थी. बट हाँ, एक ये आया हर्डल्स की प्रोडक्शन कैपेसिटी. राइट. मतलब कभी कभी ना मुझे ऑर्डर ऐसे मिलता था कि मुझे ना मतलब 10 kg के ऐसे 10 पैक चाहिए. करेक्ट. तो जो मेरा प्रोडक्शन कैपेसिटी था वो 10 kg का ही था. ओके. मैक्सिमम में 10 kg एट ए टाइम बना सकती, तो 10 बार मुझे बनाना पड़ता था. राइट. तो ये सारे हर्डल्स आए. इवन बच्चे छोटे थे तो कभी ऐसे होता था क्रीम जब भी गर्म रहता था तो मैंने रखा. तो मैं एक इंसिडेंस आपको बताना चाहूँगी कि तब मेरा छोटा जो बेटा था, जिसके नाम पे मेरा कंपनी है शुभम, तो वो शुभ है उसका नाम, बट वो जब भी छोटा था तो उसके पास साइकिल थी, वो साइकिल चला रहा है और मैंने क्रीम रखा है बेडरूम में ठंडा करने के लिए. और उसके माइंड में ये थॉट आता है कि ये क्रीम से लगा के सब गोरे होते हैं. अच्छा. ओके. तो उसने ऐसे किया कि उसने अपनी साइकिल थोड़ी सी गंदी हो गई थी तो वो साइकिल पे वो क्रीम लगाया. ओह माय गॉड, दिस इज उसको सो ये फनी लगा कि इंसिडेंस. वो साइकिल गोरी हो गोरी हो जाएगी. तो ये एक फनी
हालांकि वो मेरा 10 kg का पूरा बैच मेरा वेस्ट हुआ, करेक्ट, बट वो मतलब सोच के कि नहीं, बच्चों को भी ये समझ में आ रहा है कि मम्मी जो बना रही है वो इतना मतलब अच्छा वो है, इतना अच्छा है कि वो मेरी साइकिल को भी घोड़ा बना देगा। दैट्स ट्रू। तो कभी ऐसे मतलब बच्चे कभी ऐसे करते हैं ना, तो ये समझने का कि कुछ बड़ा होने वाला है, राइट, ये आपका थिंकिंग होगा। मैंने मेरे मतलब बेटे को बिल्कुल भी डांटा नहीं, मेरा 10 kg का वेस्ट हुआ, करेक्ट, बट वो एक थॉट आया कि इतने से छोटे बच्चे को भी ये समझ में आ रहा है, तो फ्यूचर बहुत ब्राइट है ये इंडस्ट्री का। यस यस, वेरी ट्रू। मतलब आपकी सोच इतने सही डायरेक्शन में गई, क्योंकि जनरली हम क्या करते हैं, अगर कोई चीज़ हमारी वेस्ट होती है तो माँ तुरंत बेटे पे चिल्ला देती है, पर आपने एज अ बिजनेस वूमन सोचा, नॉट जस्ट लाइक एज अ मदर बट ऑल्सो एज अ बिजनेस वूमन, कि इसके पीछे का सही रहस्य क्या हो सकता है। हाँ, मतलब ये एक अंदर से थॉट आया, मुझे भी नहीं पता था ऐसा कुछ होगा, लेकिन ये एक अंदर से थॉट है कि नहीं कुछ अच्छा होने वाला रहेगा, शायद इसीलिए ऐसे हुआ, और एक इतने छोटे से बच्चे को समझ में आया तो बहुत बड़ी बात बहुत है। बड़ी बात है, बहुत बड़ी Yes. बात है। यस, प्रीति जी, जब आप ये सारी चीज़ों पे रिसर्च कर रहे थे और घर से काम कर रहे थे, तो कौन सा ऐसा सबसे बड़ा चैलेंज, हमने थोड़े बहुत चैलेंजेस तो देखे, लेकिन आई एम श्योर कोई ऐसी चीज़ होगी जो बहुत बड़ा एज अ चैलेंज आपके सामने आया होगा, वो ज़रा बताएंगे कि क्या है। ऐसे तो बहुत सारे चैलेंजेस आए, उसमें एक चैलेंज ऐसा था कि जब हम ये प्रोडक्शन कर दे, क्रीम वगैरह बनाते हैं, तो जनरली कंपनियों में कैसे होता है, मशीन से क्रीम बनता है, स्टरर पूरा मिक्सिंग का प्रॉपर स्टरर होता है। तो मुझे ये लगा कि अभी ऐसी सिचुएशन आ गई है कि मुझे स्टरर एक लेना चाहिए, लेकिन घर में वो स्टरर लेना थोड़ा ऐसे ये था कि ले कि नहीं ले, ऐसे थोड़ा था, लेकिन फिर भी मैंने वो स्टरर लिया। सेकंड डिफ़िकल्टी ये आई कि मैं जहाँ पे रहती थी वो वहाँ पे लिफ्ट नहीं थी, तो सेकंड फ्लोर पे मैं रहती थी, तो जब भी मेरा रॉ मटेरियल आता तो 50 kg का ड्रम आता, तो 50 kg के ड्रम को नीचे से ऊपर लेके आना बहुत डिफिकल्ट होता था। माय गुडनेस। तो वो भी मैं करती थी बहुत बार, मतलब कोई पर्सन को, किसी को पैसा दिया, किसी को कैसे भी करके मैं वो ड्रम को ऊपर लाती थी, तो वो एक डिफ़िकल्टी आई। फिर हम जब घर से कर रहे थे तो घर पे तो सारा प्रोडक्ट सेल नहीं होता है, हमें बाहर एग्जीबिशंस में पार्टिसिपेट करना पड़ रहा था। तो जो हमारी कास्ट का एग्जीबिशन था वहाँ पे जब मैं पार्टिसिपेट करती थी तो 40 kg के ऐसे बैग्स भर के मैं ट्रेन में लेके जाती थी, क्योंकि तभी फाइनेंस इतना स्ट्रांग नहीं था कि मैं टैक्सी या फिर अभी आज जैसे ओला उबर हम झट करके कर लेते, लेकिन तभी उतना ये नहीं था कि हम लोग ओला उबर कर सके। तो वहाँ मैं इतना वजन लेके ट्रेन में जाती थी, और पूरा एग्जीबिशन में कभी 2 दिन का कभी 3 दिन का एग्जीबिशन रहता। मॉर्निंग को मतलब अगले दिन से प्रिपरेशन होता था और रात लेट तक सब पैकिंग वगैरह होता। फिर सेकेंड डे हम एग्जीबिशन में जाते, वहाँ से रात को आती, फिर से रात को कुछ प्रोडक्ट ख़त्म हो गया है तो फिर से रात को बैठ के बनाओ, पैकिंग करो, क्योंकि तभी ऐसा था कि बनाना भी मैं खुद कर रही थी, पैकिंग भी मैं खुद, रॉ मटेरियल लेके आना, पैकेजिंग मटेरियल लेके आना, लेबलिंग करना, सारा कुछ अकेले कर रही थी। तो ये सब बहुत सारे हर्डल्स आए। लेकिन यहाँ पे एक और चीज़ हुई कि मेरे जो बच्चे थे छोटे, इवन मेरे इन लॉस के भी जो मतलब जेठानी देवरानी के बच्चे थे, वो आते थे घर पे खेलने, तो उनको मैं बिठा देती थी पैकिंग करने के लिए। Oh, that's nice. Yes, और मैं उनको ये भी बोलती थी कि चलो मैं आज बड़ा पाव खिलाऊंगी, या फिर मैं चॉकलेट दूंगी या पार्टी दूंगी, ऐसे कुछ भी मतलब ये करती, और ये बच्चे बहुत खुश हो जाते थे और कभी भी उन्होंने मना नहीं किया, और बहुत खुश होके वो पैकिंग में मेरी हेल्प करते थे। तो मतलब इन्होंने भी मुझे बहुत सपोर्ट किया है ऐसे। और घर पे तो बच्चे और मेरे हस्बैंड ने भी बहुत सपोर्ट किया, कभी ऐसे रहता तो वो खुद भी रॉ मटेरियल लेके आते, कभी लेके जाना, ये सब वो करते थे। तो ऐसे मतलब बोलते ना, गाड़ी चलती गई और ये हर्डल्स भी अपने आप निकलते गए और बहुत अच्छे से स्मूथली आगे बढ़ते गए। आपका डिटर्मिनेशन और परसिवियरेंस बहुत स्ट्रांग था। यस। प्रीति जी, आप जब इस मैन्युफैक्चरिंग में आए, आपने प्रोडक्ट्स बनाए, इनोवेशंस किया, तो क्या कोई ऐसा मोमेंट आपकी ज़िंदगी में आया जब आपको ऐसा लगा हो कि भारत में लोकली मैन्युफैक्चर्ड स्किन केयर प्रोडक्ट्स की कमी हो? हाँ, बेसिकली ये भी कह सकते हो कि उसी ने मुझे आज यहाँ तक पहुँचाया है। कि मैं जब छोटे मतलब छोटे धीरे छोटे बेबी स्टेप्स ले रही थी मैं,
और घर से जब भी कर रही थी तो और एग्जीबिशंस में भी पार्टिसिपेट कर रही थी, तो मैंने देखा कि जो नॉर्मल कॉमन प्रोडक्ट्स है वो तो हर जगह अवेलेबल है, बट जो ट्रीटमेंटल प्रोडक्ट्स है जिससे हमारी स्किन और हेयर की प्रॉब्लम सॉल्व हो, वैसे प्रोडक्ट मार्केट में बहुत कम मिल रहे थे। तो ये सोच के मुझे ऐसे लगा कि ये बहुत बड़ा गैप है ये इंडस्ट्री में कि जो ट्रीटमेंटल प्रोडक्ट्स है जिससे इवन सैलून ओनर्स, पार्लर ओनर्स या फिर आप डर्मेटोलॉजिस्ट, डॉक्टर, कॉस्मेटोलॉजिस्ट, ये जो भी ट्रीटमेंट करते हैं उसमें से मैंने देखा कि ज़्यादातर प्रोडक्ट्स है वो इम्पोर्ट हो रहा है। राइट। और कहीं ऐसा हो रहा है कि हमारी इकोनॉमी वहाँ जा रही है, हमारी इकोनॉमी को बहुत ज़्यादा असर कर रहा है। तो मैंने ये सोचा कि क्यों ना मैं ऐसा कुछ बनाऊं जिससे ना हमारी इकोनॉमी भी स्ट्रांग हो, जो प्रोडक्ट ज़्यादातर इंपोर्ट हो रहे वो यहाँ पे ही मेड इन इंडिया सबको मिले। और उसी के चलते मैंने ऐसे प्रोडक्ट पे R&D की जो इंडिया में कोई बना ही नहीं रहा था। और उसमें एक थे केमिकल पील्स। केमिकल्स पील्स का इंडस्ट्री तभी तो मतलब ऐसे बोलोगे ना कि हर किसी को चाहिए बट अवेलेबिलिटी नहीं। करेक्ट। और इम्पोर्टेड थे तो उसकी कॉस्ट बहुत हाई थी। तो मैंने ये सोचा कि ऐसा क्या है उसमें कि इतना महंगा भी है और इतना रिजल्ट ओरिएंटेड है, ऐसे सब बोल रहे हैं। तो मैंने उसी के ऊपर R&D बहुत ज़्यादा की। ऑलमोस्ट 3.5 years लगा मुझे R&D करते करते उसको मुझे मैन्युफैक्चर करने में। क्वाइट लॉन्ग पीरियड। तो सबको ऐसे लग रहा है कि प्रोडक्ट बनाना इजी है, मतलब आज फॉर्मुलेशन बना दिया और कल उसको मार्केट में डाल भी दिया। ऐसे नहीं होता है। जब आप कोई भी कॉस्मेटिक प्रोडक्ट बनाते हो तो उसका जो R&D प्रोसीजर है उसको कभी कभी सालों लग जाते हैं और कभी वो स्टेबिलिटी आती ही नहीं है कि आपको वो डिस्कार्ड ही करना पड़ता है। वो थॉट जो रहता है आपका कि हाँ ये बनाना है, लेकिन वो स्टेबिलिटी नहीं हो रही है, उसकी वजह से आपको उसको डिसकंटिन्यू करना पड़ता है। बट मैंने वो हर्डल्स बहुत ज़्यादा झेले हैं क्योंकि ना तभी रॉ मटेरियल की भी अवेलेबिलिटी नहीं थी, कुछ ऐसे अच्छे एक्टिव्स नहीं मिल रहे थे। बट फिर भी जो मिल रहा था उसमें मुझे वो चीज़ बनानी थी तो बनानी थी। ये एक मेरा ना ऐसे बोलते हैं ना जिद था कि नहीं मुझे ऐसे प्रोडक्ट्स बनाने जो मार्केट में अवेलेबल ही ना हो। और इसी ने मुझे केमिकल पील से बनाने का ये किया। और सेकंड सीरम्स जो मार्केट में अभी बहुत ज़्यादा है, जो कोविड से सीरम्स मार्केट में आए और जबकि आशी ने मतलब हमारी कंपनी ने वो सीरम्स को 10 साल पहले लॉन्च किया और सीरम्स भी बनाने में तकरीबन 3.5-4 years लगे थे मुझे R&D करके उसको फाइनल प्रोसीजर पे लाने के लिए, क्योंकि उसका जो टेक्सचर था ना, वो टेक्सचर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। जब भी कोई प्रोडक्ट आप देखते हो तो फर्स्ट आप उसका लुक देखते हो कि वो कैसा दिख रहा है। सेकंड जब आप ओपन करते हो तो उसका फ्रेग्रेंस देखते हो कि वो स्मेल कैसे कर रहा है, प्लेजेंट स्मेल है कि नहीं है। एंड थर्ड फिर आप एप्लीकेशन करते हो तो भी आप उसका टेक्सचर देखते हो कि वो कैसा फील है आपका, उसका टेक्सचर का फील कैसा है। और उसके बाद रिजल्ट की बारी आती है। वेरी ट्रू। तो रिजल्ट अगर मेरे प्रोडक्ट का कितना भी अच्छा रहने दो, लेकिन अगर ये जो 3 चीजें नहीं है तो फिर रिजल्ट की भी वैल्यू नहीं है। करेक्ट। तो मुझे ये सारे पैरामीटर पर काम करना था, बट फाइनेंशियल थोड़ा सा मतलब क्राइसिस थी, तो इतने मतलब अट्रैक्टिव पैकेजिंग तो मैं नहीं बना पाई थी स्टार्ट में। बट फिर भी ऐसे भी नहीं थी कि पैकेजिंग बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। और प्रोडक्ट जो एक बार यूज करता था उनका फिर ये कहना था कि आप सादे कोई भी डब्बे में दे दो तो भी हमको चलेगा, बट हमको आपके प्रोडक्ट से मतलब है। तो इसी ने मुझे और इंस्पायर किया कि मैं और R&D करूँ और नए नए प्रोडक्ट बनाती जाऊँ। ग्रेट। प्रीति जी, सबसे पहले तो आपकी ये सोच कि हमारा पैसा जो बाहर जा रहा है वो भारत में रहना चाहिए, उस सोच को सलाम। ये बहुत बड़ी सोच है और मुझे लगता है कि कोई भी बिजनेस पर्सन जो एंटरप्रेन्योर बनता है तो वो क्या सोचता है उस पर उसका फ्यूचर बहुत डिपेंड करता है। तो आपने
उस वक्त ये नहीं सोचा कि मुझे कितना मिलेगा, आपने ये सोचा कि मेरे कंट्री को क्या बेनिफिट है, सबसे पहला सोच आपका ये था। कंट्री को बेनिफिट। एंड उसके बाद आपने ये सोचा कि मैं लोगों को क्या बेस्ट दे सकती हूँ, बाद में आपने अपने आप को रखा। नहीं, उससे भी पहले मैंने जो मेरे क्लाइंट्स है, मतलब जिनको मैं सेल करती हूँ, हमारा B2B बिजनेस है, B2C नहीं है। Correct. तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म वगैरह पे कहाँ पे नहीं मिलेगा। तो जो लोग ट्रीटमेंट्स करते हैं या जो इन सैलून या इन क्लिनिक जो भी काम करते हैं, Right. उनके लिए भी मैंने सोचा कि मार्केट में उनको जो स्पेशली ट्रीटमेंट के लिए प्रोडक्ट्स चाहिए, वो वाले प्रोडक्ट्स उतने अवेलेबल नहीं थे। इवन फेशियल्स में भी आजकल मतलब ऐसा था, तभी भी ऐसा था और अभी भी वही है कि ग्लो तो चाहिए। Correct. चाहे वो आप एक्ने की ट्रीटमेंट करो, चाहे वो आप पिगमेंटेशन की ट्रीटमेंट करो, लेकिन ग्लो मस्ट है। तो ऐसा प्रोडक्ट बनाना था कि जिसमें ट्रीटमेंट का मतलब जो सॉल्यूशन चाहिए, प्रोडक्ट स्किन कंसर्न है, जो प्रॉब्लम है स्किन का, उसका सॉल्यूशन तो मिले, उसके साथ साथ आपकी स्किन में ग्लो भी मिले। तो उसका जो R&D था वो थोड़ा सा डिफिकल्ट था, बट वो मैंने किया ताकि जो एक तो B2B तो मेरे जो क्लाइंट है वो हैप्पी, और मेरे क्लाइंट के क्लाइंट वो भी खुश, और ज़्यादा खुश। उसमें भी हम देखते हैं ना कि एक ब्राइड है, जो एक एग्जांपल दे रही हूँ मैं कि एक ब्राइड है, उसकी जो जब शादी होती है तो उसको जो मेकअप करके जो खुशी मिलती है कि एक दिन वो कितनी खूबसूरत लगती है, तो वो जो खुशी होती है वो एक अलग खुशी है। तो मैं ये सोचती हूँ कि ये खुशी मैं हर बार दूँ। और ये हर बार देने के लिए उनकी स्किन, उनके हेयर को अच्छा बनाना, यही मेरा पैशन है। और आशी हमने नाम भी इसीलिए रखा, आशी का मीनिंग होता है खुशी। ओके, तो खुशियाँ बांटो। वाओ, दैट्स एक्सीलेंट। एंड शायद इसी वजह से पूरी कायनात भी आपको सपोर्ट करने आ गई कि आपकी सोच इतनी बड़ी है, जिसकी वजह से चीज़ें धीरे 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 उस डायरेक्शन में होती गई और आपको वो ऊपर लेते गए। प्रीति जी, आपने जब इसका बिजनेस स्टार्ट किया और आपने जो पहला नाम सोचा, दैट इज शुभम ब्यूटी केयर, तो ये नाम के पीछे आपकी इंस्पिरेशन क्या थी? जब मैं घर से कर रही थी तो जब हम लोग पैकिंग करते हैं तो उसमें एक लेबल लगाते हैं प्रोडक्ट का नाम। तो जब प्रोडक्ट का नाम लगा रहे थे तो मेरा जो बड़ा बेटा है उसका कहना था, मम्मी सिर्फ नाम, मतलब कुछ सबके इसमें कुछ आता है आगे ऐसे। तो वो इतना छोटा था कि उसको ये नहीं मालूम था कि तभी कोई ब्रांड या फिर कुछ कंपनी नेम ऐसे कुछ, लेकिन फिर भी उसका ये था कि मम्मी कुछ तो होना चाहिए। और इसने हम लोग मतलब मैं और हम लोग सोच रहे थे कि क्या करें और नाम कुछ ऐसा दे। तो नाम में मतलब मेरा यही था कि मेरे बच्चों के नाम से ही होना चाहिए। तो मेरा बड़े बेटे का नाम वरुण था, तो वरुण के नाम से कुछ मैच नहीं हो पा रहा था, तो शुभ के नाम से किया, लेकिन शुभ करके भी नहीं हो रहा था, तो शुभ का हमने शुभम कर दिया। और पीछे भी कुछ ऐसे लिखना चाहिए था, तो मैंने शुभम ब्यूटी केयर करके लिख दिया। और उसको हमने शॉर्ट फॉर्म दिया SBC। तो हमारे जो पहले पुराने जब भी हम लोग घर से करते थे और प्रोडक्ट जो मैंने सेल किए उसमें SBC और फिर प्रोडक्ट का नाम आता था, SBC एक्ने जेल, SBC पिगमेंटेशन जेल, ऐसे। तो वैसे शुभम ब्यूटी केयर की शुरुआत हुई और फिर हमने उसको कंटिन्यू किया, हमने उसको कभी बदला नहीं, क्योंकि वो नाम से ही हमें फेम मिला। राइट। और वो नाम कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि ग्रो हो रहा है, तो फिर वाई चेंज, सो हमने उसी के ऊपर कंटिन्यू किया। तो आपने जब ये फर्स्ट कंपनी लॉन्च किया और आपको ये नाम चेंज नहीं करना था, तो आपने उसके बाद आशी लॉन्च किया, और आपने पहले ही बताया कि आशी का मीनिंग खुशी होता है, तो इसके पीछे क्या इंस्पिरेशन था? जब मैंने कंपनी स्टार्ट किया तभी मुझे नहीं पता था कि कंपनी एक अलग होता है, ब्रांड नेम अलग होता है। तो सबका ये कहना था कि ये तो कंपनी है, शुभम ब्यूटी केयर, ये तुम्हारी कंपनी है और इसी से नाम से हमने FDA अप्रूवल लिया है, तो कोई एक ब्रांड भी तुम्हारी होनी चाहिए। तो ये ब्रांड का थिंकिंग आया और हम सोच रहे थे क्या नाम रखे। कुछ ऐसा नाम रखना था जिससे मतलब ऐसा कैची हो और इंडियन नेम हो। तो और इसी वजह से हमने बहुत सारे सर्च किया और मतलब ऐसे बोलते हैं ना कि लेटर्स जो रहते हैं
वो हमें किसी ने दिए, गुरुजी ने हमारे दिए कि ए या फिर डबल ए से सबसे बेस्ट रहेगा, और हमें डबल ए से आशी नाम मिला। और हमने जब उसका मीनिंग पता किया तो आशी का मीनिंग होता है खुशी, तो मुझे कहीं ना कहीं ये लगा कि वैसे भी तो मैं खुशियाँ ही बांटने वाली हूँ, तो क्यों ना मैं इसी को अपना ब्रांड नेम रख लूँ, और ये सोच ने मुझे आशी नाम रखने पे वाव, मतलब हर जगह पे यही है कि मैं क्या दूं, मैं क्या बांटूं। ग्रेट। तो आशी के बाद भी आप रुके नहीं, आपको ऐसा लगा कि कुछ और होना चाहिए, राइट? तो आपने IIBC करके ब्रांड किया, उसका एक तो फुल फॉर्म हमारे व्यूअर्स को बताइए और उसके पीछे का सोच क्या था? IIBC का फुल फॉर्म है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ब्यूटी कल्चर। ओके। जब हमने आशी के इसमें जो प्रोडक्ट्स लॉन्च किए, जैसे केमिकल पील्स है, सीरम्स है, हमने किट्स लॉन्च किए, कुछ ट्रीटमेंट बेस्ड किट, तो वहाँ पे हमें ये पता चला कि जिसको हम ये सेल कर रहे हैं उनको उस चीज़ का प्रॉपर एजुकेशन ही नहीं है। तो हमें ना वो एजुकेशन उनको दे के हमारे प्रोडक्ट सेल करने पड़ रहे थे। तो ऑल ओवर इंडिया मैंने बहुत सारे सेमिनार्स किए, वर्कशॉप्स किए, मतलब आप बोलोगे तो 5000 से ऊपर मैंने स्टूडेंट्स को टीचिंग किया। लेकिन वहाँ से मुझे ये हुआ कि अब एक प्रॉपर इंस्टीट्यूट होना चाहिए, राइट, ताकि ना मैं और अच्छे से फैसिलिटेट कर सकूं और मैं बहुत अच्छा नॉलेज दे सकूं। और ये नॉलेज से जिसको मैं सिखा रही हूँ वो लोगों का नॉलेज और बढ़े और वो और ग्रो करे। और अगेन मुझे ये था कि मैं नाम ऐसा रखूं जहाँ पे मुझे मेरे इंडिया को मुझे रिप्रेजेंट करना था। और वो तभी जब भी मैंने ये इंस्टीट्यूट लॉन्च किया ना, तभी इंटरनेशनल जो एक वर्ड था ना, ये वर्ड का बहुत ज़्यादा हमारी इंडस्ट्री, मतलब जो ये ब्यूटी इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा नाम हो गया था। मतलब इंटरनेशनल मेकअप आर्टिस्ट, इंटरनेशनल हेयर स्टाइलिस्ट, और ये सब बहुत इंटरनेशनल जगह पे। तो मुझे ये लगा क्यों इंटरनेशनल, हमारी इंडिया का क्यों नहीं। तो मैंने वो सोच के मैंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ब्यूटी कल्चर रखा कि हम इंडिया में भी बहुत अच्छा सिखा सकते हैं, और इंडियन स्किन पे जब हमें करना है, करेक्ट, तो हमें प्रोडक्ट भी वैसे होने चाहिए जो इंडियन स्किन पे वर्क कर सके। क्योंकि हम देखते तो फॉरेन की स्किन, मतलब हम कोरियन स्किन देखे, जापानीज स्किन देखे या US की स्किन देखे, वहाँ की स्किन, वहाँ का वेदर बहुत कुछ डिफरेंट है उनका, मतलब वे ऑफ वर्किंग, वो बहुत कुछ डिफरेंस है। तो वहाँ पे कुछ अलग प्रोडक्ट यूज़ होते हैं और हमारे यहाँ पे कुछ अलग प्रोडक्ट यूज़ होते हैं। और स्पेशली हमारे यहाँ पे ज़्यादातर हम देखेंगे तो फेयरनेस के पीछे सब दीवाने है। वाइटनिंग बोलो, ब्राइटनिंग, लाइटनिंग, फेयरनेस, मतलब हर चीज़ में उनको वही चीज़ चाहिए। करेक्ट। तो अगर हमें हमारी स्किन के हिसाब से बनाना है और उसी के हिसाब से अगर मुझे टीचिंग करनी है, तो मेरे लिए ये था कि मैं इंडियन के नाम से, मतलब इंडिया के नाम से ही करूँ, क्योंकि मुझे मेरे देश के ऊपर बहुत गर्व है कि मैं एक, मतलब भारत में जन्मी हूँ। तो ये एक बहुत बड़ा, ये आज हम देखेंगे तो भारत कहाँ पहुँच गया है, बिकॉज ऑफ नरेंद्र मोदी जी। बिल्कुल। तो मतलब सैल्यूट है उनको कि उन्होंने पूरे वर्ल्ड में भारत को फेमस कर दिया। और मैं ये चाहती हूँ कि ब्यूटी या मतलब जो हमारी इंडस्ट्री है, वो इंडस्ट्री में ऑल ओवर वर्ल्ड में हमारे प्रोडक्ट को बेच के भारत को कुछ ना कुछ दूँ। तो ये मेरा इंस्पिरेशन है, इसीलिए हमने IIBC स्टार्ट किया। और अभी हमारा IIBC को हम ISET कर रहे हैं, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्किन एस्थेटिक एंड ट्राइकोलॉजी। और ये जो थॉट आया है उसका एक बहुत बड़ा रीज़न है कि IIBC में जब हम वर्कशॉप सेमिनार्स कर रहे थे, तो ऐसा हुआ था कि कुछ डॉक्टर्स ने भी एनरोल किया था। और मैं एक डॉक्टरों के भी सिखा रही थी। तो वहाँ पे मुझे ये गैप लगा कि ब्यूटी जो है और ये हेल्थ वेलनेस है, ये दोनों अलग इंडस्ट्री है। ISET में हम प्रॉपर वैसे डॉक्टर्स को ट्रेनिंग देने का प्लान है हमारा। तो जहाँ अभी हमारे क्लाइंट जो है वो गायनेकोलॉजिस्ट भी है, प्लास्टिक सर्जन्स भी हमारे क्लाइंट है, मतलब क्लाइंट ऐसे बोलेंगे तो स्टूडेंट भी है वो लोग।
इवन MBBS डॉक्टर्स, डेंटिस्ट, ये सारे ये फील्ड में आ रहे हैं और हमारे बहुत सारे ऐसे क्लाइंट्स हैं। तो मेरे लिए एक मतलब ऐसे एक डर था कि मैं जब IIBC से आईसेट कर रही हूँ, तो जब मैं डॉक्टर्स को सिखाऊंगी तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि डॉक्टर्स को ये बोले कि अरे ये तो डॉक्टर है नहीं फिर भी वो नॉलेज दे रही है। बट यहाँ मुझे ना, जब मैं IIBC से ही जो मैं स्टूडेंट्स ले रही थी उसमें डॉक्टर्स थे, तो जब पहला मेरा वर्ड यही रहता था, पहला सेंटेंस मेरा यही रहता था कि मैं एक डॉक्टर नहीं हूँ, और मैं उससे स्टार्ट करती थी सिखाना। और जब एंड होता था, वर्कशॉप पूरा हमारा ख़त्म हो गया, उसके बाद डॉक्टर्स आके मुझे बोलते थे, मैम आप डॉक्टर तो नहीं हो लेकिन डॉक्टर से बहुत ज़्यादा हो। तो ये जो फीलिंग थी तभी की, ऐसे रोंगटे अभी भी खड़े हो गए कि डॉक्टर्स आके ऐसे बोल रहे कि नहीं आप बहुत मतलब नॉलेजेबल हो। तो वो एक इंस्पायर कर रहा था कि नहीं, मुझे अभी डॉक्टर्स के लिए स्पेशली कुछ करना चाहिए। मुझे एक बात कहनी थी, आजकल सोशल मीडिया पे बहुत सारे एकेडमीज, बहुत सारे सैलून्स वाले या फिर बहुत सारे ऐसे जो है जो वाइट कोट पहन के सोशल मीडिया पे अपना वीडियो वायरल करते हैं कि हम ये ट्रीटमेंट कर रहे हैं, हम यहाँ पे सीख रहे हैं या फिर हम सिखा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हम ना जो डॉक्टर्स है, जो सच में डॉक्टर्स है, हम ऐसे बोल सकते हैं कि हम उनका अपमान कर रहे हैं। सॉरी टू से, बट हमें ना वो वाइट कोट का रिस्पेक्ट करना चाहिए। और वो रिस्पेक्ट तब हम करेंगे जब हम वो वाइट कोट पहन के हम सोशल मीडिया पे ये वायरल नहीं करेंगे कि हम वो ट्रीटमेंट कर रहे हैं। आप ट्रीटमेंट करो, नो डाउट, आप ट्रीटमेंट कर सकते हो, आप पील भी कर सकते हो, आप सब करो। आप इंजेक्टेबल नहीं करो जो आपको अलाउ नहीं है। Correct. और सेकेंड थिंग, आप वो वाइट कोट पहन के नहीं करो, क्योंकि वाइट कोट सिर्फ डॉक्टर्स के लिए ही है, तो उसको वहीं तक रहने दो। करेक्ट, वेरी ट्रू। और मैं डॉक्टर्स को भी ये कहना चाहूँगी कि जैसे ब्यूटिशियंस ने गलती की, वैसे डॉक्टर्स ने ये किया कि जो मसाज करना चाहिए, हाँ, वो डॉक्टर्स का काम नहीं है। और फिर भी डॉक्टर्स भी आजकल उनके सैलून में फेशियल्स में मसाज वगैरह सब इंक्लूड कर रहे हैं। तो कहीं ना सब दोनों एक दूसरे का बिजनेस लेने की कोशिश कर रहे हैं। और यही जो चीज़ है उसकी वजह से आज मार्केट में बहुत ज़्यादा कंपटीशन बढ़ता जा रहा है। और ये बढ़ते कंपटीशन के चक्कर में रेट्स ऐसे कर रहे हैं, मतलब जो ट्रेंडिंग रहता है उसके रेट्स इतने नीचे आ जाते हैं कि ब्यूटिशियंस जो रहती है वो ऐसे रेट लगाती है कि डॉक्टर्स को भी वही रेट में लेना पड़ रहा है। तो डॉक्टर्स भी अपनी रेट्स नीचे कर रहे हैं। तो ये जो हो रहा है इंडस्ट्री में वो गलत हो रहा है। right. तो मैं एज ए टीचर, मतलब मैं ये सबको एडवाइस करूँगी कि भगवान ने ना सबको नसीब दिया है। Very true. और आप जितना मेहनत करोगे उतना आपको मिलने वाला है। Right. किसी का आप लेके या अपना वैल्यू कम करके अगर आप कुछ लेना चाहो तो उससे कोई मतलब नहीं बनेगा। तो अपनी एक जो वैल्यू है वो वैल्यू को बना के रखो। बाजू वाला क्या कर रहा है उससे हमें मतलब नहीं होना चाहिए, हम क्या कर रहे हैं या हम क्या दे रहे हैं उससे मतलब होना चाहिए। Very true. और इसी से आपकी एक वैल्यू मार्केट में बढ़ेगी। और जो हम बोलते हैं ना गुडविल, वो गुडविल से क्लाइंट आपके पास अपने आप आएंगे। ये आपने बहुत बड़ी बात कही, वो भी इस प्लेटफॉर्म पे, क्योंकि लोग ये चीज़ें ओपनली बोलने से डरते हैं, लेकिन आपने निर्भयता से बिंदास की बात कही है। और कहीं ना कहीं ये सच भी है कि डॉक्टर्स का जो वाइट कोट होता है उसकी एक वैल्यू है, रिस्पेक्ट है। और ये रिस्पेक्ट हम सबको करना बरकरार रखनी चाहिए। और मैं कहीं ना कहीं आपसे 2-3 बातों पे कनेक्ट हो रही थी जब आप बोल रहे थे। आपने सुना पढ़ा ना, मतलब हमारे पॉडकास्ट चैनल का नाम भी मिस्टिक भारत गाथा है। तो हम भी कहीं ना कहीं भारत को ही आगे रखना चाहते हैं और आप भी कहीं ना कहीं भारत को ही आगे रखना चाहती है। तो हम दोनों एक ही, मतलब बोलते हैं ना, विजन हमारा एक ही है। Yes. कि हमारा देश आगे बढ़ना चाहिए और हमारे देशवासियों के लिए कुछ चीज़ अच्छी होनी चाहिए। एंड व्यूअर्स, इनकी बात को अगर आप सही तरीके से एनालिसिस करोगे
तो शायद आप समझ पाओगे कि एज अ टीचर, बिकॉज उन्होंने इतने सालों से ट्रेन किया है, R&D किया है, मैन्युफैक्चरिंग किया है, तो कहीं ना कहीं उनको ये चीज़ का दुख होता है कि एक डॉक्टर जब इतनी मेहनत करके पढ़ाई करते हैं तब जाके उनको वाइट कोट मिलता है, और हम उस वाइट कोट को एक एडवर्टाइजमेंट के लिए पहन ले तो उसमें उनकी वैल्यू ख़त्म हो जाती है। तो हो सके कोशिश करिए, हम किसी को रोक तो नहीं सकते, लेकिन एक अपील ज़रूर कर सकते हैं। तो आपने इस माध्यम से ये जो अपील करी है, हम हमारे सारे व्यूअर्स को बोल रहे हैं कि इस चीज़ को आप आगे बढ़ाएं, कम से कम आप कोशिश करें कि ये चीज़ ना करें। थैंक यू अगर ऐसे हुआ तो, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि एक जो रिस्पेक्ट, जिसको जो रिस्पेक्ट मिलना चाहिए वो रिस्पेक्ट मिलना ज़रूरी है। और वो ऐसा नहीं है कि ब्यूटिशियंस नीचे है, क्योंकि ब्यूटिशियंस का जो काम है वो भी बहुत बड़ा और बहुत अच्छा काम है। वो जब मतलब हम बोलते हैं ना कि हमारे घर में कुछ फंक्शंस रहता है तो जो वो मेकअप करके हमें जो खूबसूरत बनाती है, तो वैसा डॉक्टर तो नहीं कर सकते। तो उनके पास जो आर्ट है वो आर्ट उन्हीं के पास है, जो पेडिक्योर करते हैं, मैनिक्योर करते हैं या मसाज करते हैं, जो तो वो जो उनके पास है उसी को वो प्रॉपर वे से करे। और एक जो सबसे बड़ा उनके पास है वो हेयर स्टाइल। वेरी ट्रू। आप आज जो भी देख रहे हो तो हेयर कलर कहीं ना कहीं हाईलाइट करते आपके मतलब पूरे व्यक्तित्व को हाईलाइट करता है। तो वो कलर एक सैलून में ही होता है, ना कि एक डॉक्टर के पास होता है। तो सेगमेंट दोनों अलग है, तो वो सेगमेंट की गरिमा जो रहती है उसको बरकरार रख के आप काम कीजिए। बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत बड़ी बात आपने कही है। एंड आई होप कि हमारे व्यूअर्स जो देख रहे हैं ये चीज़ को फॉलो कर पाए, कोशिश करें कि दो सेगमेंट को सेपरेट रखें। अगर ये दो सेगमेंट सेपरेट रहेंगे तो गलती होने के चांसेस नहीं है। पब्लिक की सेफ्टी ज़्यादा हो जाती है कि जो जिसका काम है वो उसी को साझे करना चाहिए। यस, बिल्कुल। मेरा भी यही है कि जो जिसका काम है उसी को करने दो। हमारा काम इंजेक्शन देना अगर नहीं है तो हमें वो नहीं देना चाहिए। और जो डॉक्टरों का काम मसाज करना नहीं है तो वो उनको नहीं करनी चाहिए। करेक्ट। तो ये मेरा पर्सनल थिंकिंग है। और अगर मतलब इससे किसी की भावना को हर्ट हो रहा है तो मैं सॉरी बोलने के लिए मतलब सॉरी बोलती हूँ कि मुझे किसी को हर्ट करना नहीं है, बट जो ये इंडस्ट्री में चल रहा है और एज ए टीचर मेरे मन से वो चीज़ निकली है। हम भी इसको बिल्कुल कट नहीं करेंगे, ये चीज़ को हम हमारे व्यूअर्स तक बिल्कुल पहुँचाएंगे, क्योंकि ये आपकी भावना है और भावना अच्छी है, तो अच्छी भावना लोगों तक पहुंचनी ही चाहिए। प्रीति जी, आजकल लोग कोरियन ग्लास स्किन और ऐसी चीज़ों के पीछे बहुत पागल है, तो ऐसे बहुत सारे इंटरनेशनल प्रोडक्ट मार्केट में आए हैं। पहली बात कि उसमें मतलब सेफ्टी कितनी है, उसमें सही में क्या है, क्या वो इंडियन स्किन के लिए अप्रोप्रिएट है कि नहीं है, क्या आप उसके बारे में थोड़ा बताएंगे? ज़रूर, मैं बताना चाहूँगी कि अभी का जो ट्रेंड है उसमें कैसे होता है ना, कोई एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट या पर्टिकुलर मशीन या पर्टिकुलर किट को लेके ऐसे ट्रेंड बना देते हैं और इतना हाइप कर देते हैं उसको कि उसकी वजह से ना मतलब सबको ये लगता है कि हम भी वो प्रोडक्ट परचेस करें, हम भी वो मशीन परचेस करें और उससे करें। तो वहीं पे ट्रेंड में एक सबसे बड़ा आया था हाइड्रा फेशियल। और हाइड्रा फेशियल का जो एक्चुअल मीनिंग था और जो एक्चुअल हाइड्रा फेशियल होता था वो तो कहीं पे कुछ भी नहीं आया, और उसके बदले बहुत सारे अलग अलग मशीन्स आए और उससे जो स्किन डैमेज हो रही है। लाइक मैं आपको ना एक सिंपल बताती हूँ कि हाइड्रा फेशियल में जो आप प्रॉब या ऐसे आप घुमाते हो तो ये जो आप कर रहे हो, खींच रहे हो स्किन को, तो ये क्या कर रहा है, आपके कोलाजन फाइबर्स को तोड़ रहा है अंदर से। तभी तो आपको पता नहीं चल रहा है कि मेरे अंदर के कोलाजन फाइबर्स टूट रहे हैं। और जब आपके कोलाजन फाइबर्स टूटते हैं तो फिर से वो जल्दी बनते नहीं है। तो आप सोचो कि आप कितना डैमेज कर रहे हो स्किन को। आप ना अभी तो यूट्यूब का ज़माना है, सोशल मीडिया, इंटरनेट का ज़माना है। आप इंटरनेट पे जाके ट्रू मतलब सच्ची
जो हाइड्रा फेशियल है उसका आप वीडियो देखोगे तो आपको पता चलेगा कि हाइड्रा फेशियल क्यों किया जाता है और कैसे किया जाता है। हाइड्रा का मतलब ही होता है कि हाइड्रेशन लेवल को इंक्रीज करना। तो ऑयली स्किन पे हाइड्रा फेशियल कहाँ से आया? वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। लेकिन किसको भी पता नहीं है और सबके ऊपर हाइड्रा फेशियल हो रहा है। और उसका मार्केट में जो 5-6 हज़ार से स्टार्ट हुआ था, आज 500-700 रुपये में, 1000 रुपये में भी हाइड्रा फेशियल हो रहा है। तो आप सोचो कि ऐसे मतलब कैसे कर रहे हैं। सेकेंड थिंग आ रहा है कोरियन ग्लास। तो ये अगेन एक मिथ है कि कोरियन ग्लास जैसी स्किन हमारी हो सकती है, बट ऐसे पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि कोरियन ग्लास वहाँ की वेदर, वहाँ का फूड हैबिट, उनका ऑलरेडी जो स्किन है राइट, वो अलग ही है। और वैसा स्किन हमारा इंडियन जो एशियन स्किन है वो नहीं बन सकता है। और कोरियन ग्लास अगेन रिजुविनेशन का काम करता है। तो अगेन वो आप रिजुविनेशन के लिए रखो। आप हर एक में बोलोगे कोरियन फेशियल तो नहीं होता है। राइट। तो ऐसे बहुत सारे मिथ्स है। अभी मार्केट में बहुत सारे मीजो सॉल्यूशन चल रहे हैं, बहुत सारे नए मशीन्स आए हैं, इंपोर्टेड बहुत सारे प्रोडक्ट्स आए हैं जो ये हाइक कर रहे हैं। और एक हाइक कर रहे हैं, सारे इंग्रेडिएंट्स को हाइक कर रहे हैं कि 5% हाइलुरोनिक एसिड या 10% नियासिनामाइड। ये सारे ना बहुत सारे मिथ है। क्या सच में ऐसे होता है? आप प्रॉपर वे से पता करोगे ना, जब एज ए R&D पर्सन, और जो हम मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, तो जब हम एक प्रोडक्ट बनाते हैं तो वो प्रोडक्ट में बहुत सारे पैरामीटर पे काम करना पड़ता है। सिर्फ ये नहीं कि हाँ इससे ग्लो मिले या फिर इससे पिगमेंटेशन निकल जाए, ऐसे नहीं होता है। आपको बहुत सारे पैरामीटर पे काम करना पड़ता है। उसमें एक तो आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग का काम होता है। जैसे हम एक एग्जांपल है, पिगमेंटेशन है, तो पिगमेंटेशन में आपको पहले तो पिगमेंटेशन कम होना चाहिए आपका। सेकंड, पिगमेंटेशन जिससे बन रहा है राइट, उसके ऊपर भी वर्क होना चाहिए। नहीं तो यहाँ पे पिगमेंटेशन निकला, यहाँ पे फिर से पिगमेंटेशन हो रहा है। जैसे यहाँ पे एक्ने का भी प्रॉब्लम है, तो यहाँ पे एक्ने निकल रहे हैं लेकिन अंदर से एक्ने आ रहे हैं। तो आपका जो अंदर का जो सिस्टम है उसको भी तो प्रॉपर करना जरूरी है। बिल्कुल। तो ये लोग नहीं समझ रहे। थर्ड थिंग होता है कि आपका जो भी आप ट्रीटमेंट करें उसमें आपका मॉइस्चर लेवल प्रॉपर रहना चाहिए। राइट, बैलेंस रखना चाहिए मॉइस्चर लेवल को। तो बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट है जो आपका मॉइस्चर लेवल को खत्म कर देते हैं। कोई ऐसे जो हाइड्रेशन लेवल को कंप्लीटली खत्म कर देते हैं, या कोई ऐसे जो उसको बहुत ज्यादा बढ़ा देते हैं, उससे एक्ने आने के चांसेस हो जाते हैं। तो आपका जो प्रोडक्ट आप जिस पे यूज कर रहे हो उसका एक तो तरीका प्रॉपर होना चाहिए, कैसे यूज करना, कौन सी स्किन पे यूज करना है। और थर्ड थिंग, आपका वो प्रोडक्ट सच में कितना वर्क कर रहा है, कितना स्किन में पेनेट्रेट हो रहा है। जब आप प्रोडक्ट बनाते हो तो एक पेनेट्रेटर हम डालते हैं, तो वो स्किन के अंदर पेनेट्रेट हो। फिर टेक्नोलॉजी आती है कि टेक्नोलॉजी बेस्ड एक्टिव्स, जैसे नैनो टेक्नोलॉजी है, अभी तो एक्सोसोम टेक्नोलॉजी है, बहुत सारी ऐसी टेक्नोलॉजी है, एनकैप्सुलेटेड टेक्नोलॉजी है, नियोसोम टेक्नोलॉजी, लिपोसोम टेक्नोलॉजी। तो ये बहुत सारी टेक्नोलॉजी बेस्ड एक्टिव्स है, या फिर आपके प्रोडक्ट ही पूरे टेक्नोलॉजी बेस्ड है। तो ये आपकी स्किन के अंदर जाके टारगेटेड एरिया पे वर्क करते हैं, उसके साथ साथ दूसरे जो पैरामीटर होते हैं उसके ऊपर भी वर्क करते हैं। तो जब हम मार्केट में अभी सोचते हैं कि 10% नियासिनामाइड लेंगे तो मेरी स्किन अच्छी हो जाएगी, तो ये मिथ है, फैक्ट नहीं है। क्योंकि उससे आपकी स्किन में और भी कुछ प्रॉब्लम है, या आपकी स्किन वो 10% जो नियासिनामाइड है वो ले ही नहीं रहा है। हार्डली वो आपका 1% ही ले रहा है, तो फिर तो आपका पूरा मतलब ही नहीं है। और फिर हम क्या करते हैं कि प्रोडक्ट को ब्लेम करते हैं। तो वो प्रोडक्ट को ब्लेम नहीं करना है। एक्चुअल जो ट्रीटमेंटल प्रोडक्ट्स है या फिर जो ट्रीटमेंट होती है वो डॉक्टर के पास ही होती है। तो हम ये सोचे कि हम प्रोडक्ट घर पे लगा के हम ट्रीटमेंट कर ले, जैसे तो वो पॉसिबिलिटी नहीं है। जैसे हमें फीवर आता है तो हम एक बार शायद पैरासीटामोल खा लेंगे, लेकिन फिर से अगर फीवर आया तो हमें डॉक्टर के पास जाना जरूरी है। वैसे ही ये जो स्किन के कंसर्न है, ये प्रॉब्लम है स्किन के, यानी एक डिजीज है स्किन का। तो अगर इसको भी आपको सॉल्व करना है तो आपको
तुरंत ही आपके नियर बाय डॉक्टर्स को दिखाना चाहिए, या फिर आप जिसको बिलीव कर रहे हो उसको आप दिखा के उस प्रॉब्लम को सॉल्व कीजिए। नहीं तो फिर क्या होता है ना, बहुत बार ऐसे भी होता है, हमारे जो डॉक्टर पेशेंट है, हमारे जो डॉक्टर क्लाइंट है वो बोलते हैं कि हमारे पेशेंट ऐसे बोलते हैं कि ये पिगमेंटेशन हुआ है, बस 3-4 बार सिटिंग हो और खत्म हो जाए। मतलब सुपरफिशियल उसको ट्रीट कर रहे हैं। हाँ, तो ऐसे नहीं होता है कि सुपरफिशियल, मतलब आपका पिगमेंटेशन वो डीप चला गया है और आप एज्यूम कर रहे हो कि डॉक्टर के पास एक जादू की छड़ी है और वो घुमाएगा और आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। ऐसा तो नहीं होता है, आपको मल्टीपल सिटिंग्स लेने पड़ते हैं। करेक्ट। तो ये जो अभी का मार्केट, इंटरनेशनल मार्केट का जो ट्रेंड चल रहा है, उसमें इंटरनेशनल लेवल के बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट और ऐसे चीज़ें आ रही है जो डॉक्टर को खुद को भी नहीं पता कि इससे सच में ट्रीटमेंट मतलब रिजल्ट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। सेकंड, आईवी अभी बहुत सारे चल रहे हैं, जैसे ग्लूटाथियोन का आईवी चल रहा है, बट ये सच में आपकी स्किन पे कितना असर कर रहा है और साइड इफेक्ट क्या कर रहा है, इसका R&D कहीं नहीं मिला है। R&D नहीं है प्रॉपर। और अगर एक्चुअल या तो मतलब उन्होंने किया होगा बट मार्केट में अवेलेबल नहीं है, या कहीं पे कुछ ना कुछ तो गैप है। करेक्ट। ग्लूटाथियोन के आईवी एक्चुअल लेने जाओगे तो बहुत महंगे आते हैं। राइट। और अगर हम सस्ते कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो मिक्सिंग के चांसेस हो सकते हैं। तो हमें एज ए डॉक्टर जब हम किसी को ट्रीट कर रहे हैं तो हमें ये सारे चीज़ों पे बहुत ध्यान देना चाहिए। करेक्ट। और इम्पोर्टेड है, सिर्फ लेबल है इम्पोर्टेड मतलब बेस्ट होगा, ये जो थिंकिंग है ना, वो थिंकिंग को निकालना है। इंडिया में भी बहुत अच्छे और बहुत मतलब होते हैं टेस्टेड, प्रॉपर टेस्टेड प्रोडक्ट्स भी बन रहे हैं। और इनफैक्ट अभी तो ऐसा है, न्यू स्टार्टअप में आप देखोगे तो इंडिया के प्रोडक्ट ही इंपोर्ट हो रहे हैं, एक्सपोर्ट हो रहे हैं, इंडिया के प्रोडक्ट ही एक्सपोर्ट हो रहे हैं। तो अगर इंडिया के प्रोडक्ट अच्छे हैं तभी एक्सपोर्ट हो रहे हैं ना, तो हमें एज ए इंडियन इंडिया के प्रोडक्ट को भी चांस देना चाहिए। बिल्कुल। एटलीस्ट हमारे पास उसकी R&D की डिटेल्स मिलेगी। मतलब इन शॉर्ट कोई भी प्रोडक्ट आप यूज़ करो, थोड़ा उस पर रिसर्च करके फिर यूज़ करो तो शायद आप एग्जैक्ट उनको बता पाओ कि आपको ये रिजल्ट मिलेगा। यहाँ पे एक और प्रॉब्लम है कि यहाँ पे ना एजुकेशन का गैप है बहुत बड़ा। कि इवन जो प्रोडक्ट यूज़ कर रहा है उसको खुद को भी नहीं मालूम कि ये प्रोडक्ट कौन सी स्किन पे और कैसे यूज़ करना चाहिए। और सेकंड थिंग कि अगर कोई हाई एंड ट्रीटमेंट्स कर रहे हैं तो उसके बाद जो मेंटेनेंस होना चाहिए, वो मेंटेनेंस कैसे देना है, उनको कभी बुलाना है वापस और क्या उनको देना है, और जो हाई एंड ट्रीटमेंट है उसका जो रिजल्ट है वो उसको टिकाने के लिए और क्या क्या करना चाहिए, उसकी नॉलेज की कमी है। तो उसकी वजह से ना बहुत बार अच्छे प्रोडक्ट भी ना मतलब होते हैं मार्केट में चलते नहीं। राइट। तो ये भी एक ये बहुत बड़ा इशू है। आई थिंक मुझे लगता है हम एजेस से एक मिथ में जी रहे हैं। जैसे आज भी मैं बताऊं, कई लोग हैं कि ये मानते हैं कि फेयरनेस क्रीम लगाने से मैं गोरी हो जाऊंगी या मैं गोरा हो जाऊंगा। तो ये जो मिथ हमारे यहाँ पहले से जो चली आ रही है, आई थिंक दैट इज द रीजन कहीं ना कहीं ये प्रोडक्ट पे भी हम ब्लाइंडली चीजों को कर रहे हैं, ट्रस्ट कर रहे हैं। एग्जैक्टली। और अभी जो मार्केट में और एक निकला है परमानेंट मेकअप। हाँ, करेक्ट। तो आप सोचो कि आपकी स्किन पे आप परमानेंट मेकअप यानी कि पर्मा ब्लेंड जो लगा रहे हो और उसको आप फिक्स कर रहे हो। हमारी स्किन की रिन्यूअल एक्टिविटी होती है, तो सेल्स नए बनते हैं, पुराने निकलते हैं और डेड स्किन सेल्स निकलते जाते हैं। तो लेकिन वो निकलने के लिए पोर्स हमारे बंद हो जाएंगे, जो खुले हैं वो बंद हो गए। आपने उसको पैक कर दिया है, आपने वो वहाँ पे प्रोडक्ट डाल के उसको पूरा पैक कर दिया है। राइट। तो ऊपर का लेयर चलो पैक है, लेकिन अंदर का तो खराब हो रहा है स्किन। तो जब ये निकलेगा तब आपकी स्किन कितनी जिस कंडीशन में बाहर आएगी वुड बी नॉट गुड। तो आपको ऐसी चीज़ों पे नहीं ये करना चाहिए। मेरा ये कहना है कि जिससे आपकी स्किन को नुकसान हो। हम हमारी स्किन को ब्रीथ करने ही नहीं देते हैं। आजकल मार्केट में ऐसे चल रहा है कि नाइट में भी नाइट क्रीम लगाओ या नाइट मास्क लगाओ। तो नाइट में तो आपकी स्किन को ब्रीथ करने दो। हम सुबह उठ के फेस वॉश करके मॉइस्चराइजर लगाते हैं, फिर हम टोनर लगाते हैं,
फिर हम SPF लगाते हैं, सीरम लगाते हैं, बहुत कुछ लगाते हैं, लेकिन उसको निकालने के बाद उसको खुला नहीं छोड़ते हैं। राइट। हमें बालों को भी खुला छोड़ना चाहिए और हमारी स्किन को ब्रीथ देने के लिए खुला छोड़ना चाहिए, वो बहुत ज़्यादा जरूरी आई थिंक सी जैसे कोई भी चीज़ मार्केट में आती है, आपने जैसे बोला कि परमानेंट मेकअप से ब्लॉक हो जाता है, आई एम श्योर कि कोई भी ट्रीटमेंट आती है तो उसके साथ उसकी रेमेडीज भी आती है, तो लोगों को ये ट्रीटमेंट भले ही करवा रहे हैं पर साथ में उसकी रेमेडीज लेनी चाहिए। तो वो ट्रीटमेंट लेके उसको छोड़ देते हैं बट रेमेडी नहीं लेते, जिस वजह से उनकी स्किन अंदर खत्म हो रही है। तो कहीं ना कहीं अगर आप ऐसी ट्रीटमेंट ले रहे हैं तो प्लीज़ ये देखिए कि उसके साथ साथ कुछ ऐसी चीज़ें लगानी आएगी जिसकी वजह से आपकी अंदर की स्किन डैमेज ना हो। इवन सिर्फ प्रोडक्ट लगाने से या ट्रीटमेंट करने से भी आपकी स्किन अच्छी नहीं होती है, आपका फूड हैबिट भी उतना ही अच्छा होना चाहिए। न्यूट्रिशन वैल्यू वाले जो भी आप फूड्स लेते हो उससे आपकी स्किन के अंदर सब कुछ जो है, जैसे हम बोलते हैं ना कि ग्लूटाथियोन है या फिर हाइलुरोनिक एसिड है, एंजाइम है, ये सारे हमारी स्किन के अंदर है, अमीनो एसिड्स है, पेप्टाइड्स है, सब कुछ हमारी स्किन के अंदर है। अगर हमारी वो स्किन के अंदर के जो भी ये है वो प्रॉपर वर्क कर रहे हैं तो बाहर से जरूरत ही नहीं है। तो वो प्रॉपर वर्क करने के लिए हमारा फूड हैबिट वैसा होना चाहिए, हमारी एक्सरसाइज होनी चाहिए। तो सारे पैरामीटर होते हैं, हम सिर्फ बोले कि प्रोडक्ट लगा के हो गया नहीं होता है, या ट्रीटमेंट किया तो नहीं होता है। आपको सप्लीमेंट्स भी लेने हैं या फिर फूड हैबिट अच्छी करनी है, आपको एक्सरसाइज भी करनी है। मेंटल सबसे बड़ा प्रॉब्लम है मेंटल हेल्थ। मेंटल हेल्थ को भी आपको अच्छा रखना है। अगर आपकी मेंटल हेल्थ अच्छी है आपकी स्किन ऑलवेज ग्लो करेगी। वेरी ट्रू। आई थिंक ये बहुत बड़ा पॉइंट है कि मेंटल हेल्थ आज की डेट में कितना इम्पोर्टेंट फैक्टर है और इस पे बहुत सारी चीज़ें हो रही है। तो आई फील कि अगर आप कोई भी चीज़ पे वर्किंग कर रहे हैं तो साथ में मेंटल हेल्थ को बड़ा फोकस दीजिए। शी इज़ वेरी राइट कि सबसे बड़ा रीज़न इज मेंटल हेल्थ, स्ट्रेस लेवल, मेंटल हेल्थ। यस। प्रीति जी, आपने इतनी मेहनत की है हर प्रोडक्ट को बनाने में, तो आशी FDA अप्रूव्ड स्किन केयर एंड हेयर केयर प्रोडक्ट को बाकी सारे वेल नोन प्रोडक्ट से कैसे अलग करता है? फर्स्ट ऑफ ऑल तो जैसे मैंने आपको बताया कि केमिकल पील्स जो है जो हमारे फर्स्ट आशी में ही FDA अप्रूव्ड हुए हैं जी, तो वो एक अलग ही सेगमेंट में हमारा जा रहा है। सेकंड, मार्केट में बहुत सारी कंपनियां हैं बट ज़्यादातर वो मास मार्केट के लिए है, राइट, या फिर लग्जरी मार्केट, बट वो पर्सनल यूज यानी B2C है, कंज्यूमर यूज के लिए है। बट मार्केट में फॉर ट्रीटमेंट बहुत रेयर बोलेंगे ना तो इंडियन मेड प्रोडक्ट्स है, राइट। तो मेरा सेगमेंट ऑटोमेटिकली अलग हो जाता है। मतलब ऐसे बोलूँ कि मैं आशी का किसी के साथ कंपटीशन ही नहीं है। वेरी ट्रू। और आशी का जब हम प्रोडक्शन करते हैं, मतलब मैंने जो भी प्रोडक्ट अप्रूवल किए और जो बना रहे हैं हम, तो हर एक प्रोडक्ट का जो R&D है उसमें मिनिमम 2 साल लगे हैं और मैक्सिमम 5 से 6 साल भी लगे हैं किसी प्रोडक्ट को R&D करके लॉन्च करने का। और इसमें ऐसे नहीं हुआ है कि मैंने कभी ये सोचा कि नहीं ये प्रोडक्ट बन ही नहीं रहा है तो छोड़ दो, जाने नहीं दिया। नहीं, मैंने कभी जाने नहीं दिया है, क्योंकि मेरा ना फोकस एक ही था कि अगर ये प्रॉब्लम है तो उसका सॉल्यूशन होना ही चाहिए। करेक्ट। और अगर ये भी मुझे प्रॉब्लम भी कहाँ से पता चलते हैं, मेरे क्लाइंट से ही पता चलते हैं। मुझे क्लाइंट्स के बहुत बार डॉक्टर्स के फ़ोन आते हैं कि ऐसा कुछ कोई इम्पोर्टेड कंपनी का प्रोडक्ट बता दे, ऐसा कुछ आपके पास है क्या, या इसका इक्विवेलेंट आपके पास क्या है, या फिर ऐसे भी आते हैं कि ये प्रॉब्लम है उसके लिए कुछ ऐसा कुछ सॉल्यूशन है क्या आपके पास। जैसे एक मैं प्रॉब्लम बताऊं तो नोज के ऊपर जो ब्लैकेट्स वाइटेट्स होते हैं, तो बहुत सारी ट्रीटमेंट करते हैं बट ब्लैकेट्स वाइटेट्स जाते हैं फिर से आ जाते हैं, जाते हैं फिर से आ जाते हैं। तो मैंने तो ये भी देखा कि डॉक्टर्स भी जो कोमेडोन एक्सट्रैक्टर है या वैक्यूम थेरेपी है वो यूज़ करते हैं, या ये जो हाइड्रा फेशियल है उससे निकालने की कोशिश करते हैं। तो जब आप वैसे निकालते हो तो आपके पोर्स ओपन हो जाते हैं। करेक्ट। और ओपन हुए पोर्स तो वहाँ पे तो डस्ट बैठने का आपको पूरी जगह के बना के दिए आप। करेक्ट। तो आप फिर से वो आने ही आने हैं।
तो आपको ऐसा सॉल्यूशन चाहिए जो आपका वहाँ पे ही मेल्ट होके अपने आप निकल जाए और आपके पोर्स ओपन ही ना हो। करेक्ट। और अगर ओपन हुए पोर्स तो उसको पैक करना। करेक्ट। तो मेरा रिसर्च वहाँ से स्टार्ट होता है। ओके। तो मैं हमेशा ऐसे प्रोडक्ट बनाती हूँ जो मार्केट में अवेलेबल भी नहीं है और उसके सॉल्यूशंस बहुत जरूरी है। राइट। तो ये चीज़ों पे मैं काम कर रही हूँ। जैसे एक्ने मार्क्स होते हैं, उसके बाद ना एक्ने के स्कार्स यानी कि जो खड्डे ओपन पोर्स होते हैं, तो मार्केट में पहले ओपन पोर्स के लिए कुछ भी नहीं था। अभी तो चलो आ गए कुछ कुछ प्रोडक्ट्स, बट कितना वर्क करते हैं नहीं पता। राइट। तो वहाँ पे और मशीन से जो करते हैं, तो मशीन में क्या होता है कि जब ये पोर ऐसे ओपन है तो ये यहाँ की स्किन पूरी निकाल देते हैं। अच्छा। तो ऐसे प्लेन होता है, लेकिन फिर इसकी सेंसिटिविटी बढ़ जाती है। तो मैंने ऐसे प्रोडक्ट निकाले कि ये श्रिंक होके फिर स्किन प्लेन हो जाए। ओके। तो आपकी स्किन सप्पल हो गई। ओके। तो और फिर ये एक ऐसा प्रॉब्लम है जो स्किन सप्पल हो गई वापस ओपन नहीं हुई। राइट। तो आप 100% गारंटी दे सकते हो। तो प्रीति जी, अगर ये स्किन कॉन्ट्रैक्ट होके पोर्स बंद हो जाते हैं, हाँ, तो क्या ये ब्रीथ करना बंद कर देते हैं कि ब्रीदेबिलिटी का लेवल रहता ही है? ब्रीदेबिलिटी का लेवल वैसे ही रहता है। ओके। ये क्या करता है कि आपके स्किन के अंदर के जो सेल्स है उसको रीजनरेट का जो प्रोसेस है उसको बहुत फास्ट कर देते हैं। ओके। और रिन्यूअल एक्टिविटी फास्ट हो जाती है, तो स्किन नई बनना बहुत फास्ट हो जाती है। राइट। और जैसे नई बनती है वैसे आपकी स्किन सफल होती जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो और जो प्रोडक्ट आप अप्लाई कर रहे हो वो अंदर डीपली पेनिट्रेट हो रहा है और वो चीज़ को मतलब जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर रहा है। तो उसी वजह से वो धीरे धीरे करके आपके पोर्स श्रिंक हो रहे हैं। ऐसे बहुत सारे हैं, जैसे एक्ने है, तो एक्ने यहाँ पे आपने ट्रीटमेंट किया, निकल गए, फिर से आ गए। राइट। तो ऐसा कुछ प्रोडक्ट चाहिए जिससे पहले तो जम्स को आपको क्लियर करना है। Right. अगर जम्स क्लियर हो गए तो अपने आप एक्ने चले जाएंगे। तो डॉक्टर क्या करते हैं, मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर देते हैं राइट। इनटेक के लिए। लेकिन आजकल ऐसे कि इनटेक करना नहीं चाहता कोई, मेडिसिन Right. जितना हो सके उतना सब अवॉइड करना चाहते हैं। तो टॉपिकल जो एप्लीकेशन है उससे कैसे हम बेटर कर सके। राइट। तो हमारा जो भी रहेगा वो टॉपिकल एप्लीकेशन है, क्योंकि एज ए कॉस्मेटिक मैन्युफैक्चरर हम इंजेक्टेबल नहीं बना सकते। राइट। और कुछ चीज़ों में ना मैं बहुत स्ट्रिक्ट हूँ कि जो नहीं बना सकती वो नहीं बना सकती। राइट। दैट्स इट। एक ऐसा प्रोडक्ट है कंडीशनर, मैं मतलब हालांकि शैम्पू के बाद कंडीशनर सबने बनाए हैं, Right. जितनी भी कंपनियां हैं, बट मैंने कंडीशनर नहीं बनाया। ओके। मैंने उसका कुछ अलग वर्जन बनाया और उसको मैंने मॉडिफायर नाम दिया है। ओके। कि क्योंकि कंडीशनर आप जब करते हो तो ये बाल तब भी सॉफ्ट लगते हैं, हाँ। लेकिन उसके बाद रफ हो जाते हैं। और कंडीशनर अगर आपके स्काल्प पे लग गया तो आपके हेयर फॉल होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। राइट। राइट। तो मुझे ऐसा लगता था ऐसा क्या डाल रहे हैं, और मैंने उसके ऊपर बहुत R&D की, तो माइंड में वो बैठ ही नहीं रहा था कंडीशनर जो था वो। ओके। क्योंकि वो ऐसा लेयर आपकी हेयर पे बना था जो नेक्स्ट वॉश में पूरा नहीं निकलता। राइट। राइट। तो मुझे ऐसा प्रोडक्ट चाहिए था जो नेक्स्ट लेयर ऐसा बनाए जो नेक्स्ट वॉश में पूरा निकल जाए और फिर नया लेयर बने। राइट। तो एक ही लेयर है तो आपके हेयर अच्छे हैं, बट मल्टीपल लेयर्स होंगे तो एंड ऑफ द डे आपके बाल बहुत ज़्यादा रफ हो जाते हैं और फ्रीजीनेस बहुत ज़्यादा आ जाती है। राइट। तो ऐसे जो पैरामीटर्स रहते थे ना उस पर मैं ज़्यादा काम करती हूँ। ओके। जैसे अभी रिंकल्स है, तो रिंकल्स मतलब एक एज आती है तो रिंकल्स आने ही आने हैं। डेफिनेटली। ऐसे हम नहीं बोल सकते कि रिंकल को स्टॉप कर सकते हैं, लेकिन हाँ उसको डीले कर सकते हैं। राइट। तो हम वो पैरामीटर पे काम करते हैं कि उसको डीले कैसे किया जाए। करेक्ट। करेक्ट। सो आई थिंक ये बहुत अच्छी बात आपने निकाली। ग्रो ग्रेसफुली, ये बहुत ज़रूरी है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको एज के साथ आएगी ही आएगी। ओनली थिंग इज कि ट्राई टू डिले इट रादर देन डिलीट इट। यस। डिलीट करने में आप कहीं ना कहीं अपनी स्किन को डैमेज करते हो, बट डिले करने में आप उसको और हेल्दी बनाते हो। यस। एम आई राइट? यस यस यस। आपकी स्किन को आप मतलब स्किन बैरियर जो है वो जितना हेल्दी रहेगा ना उतना आपकी स्किन ग्लो भी करेगी। राइट। और स्किन में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। बट हम कहाँ पे जा रहे हैं, हेल्दी बनाने की बजाय हम जा रहे हैं उसको डैमेज कर रहे हैं। मतलब बहुत सारे मशीन्स के कर रहे हैं, इंजेक्टेबल या फिर बहुत ज़्यादा मसाज,
ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं हमारी स्किन को डैमेज कर रही है। तो ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि मशीन खराब है या इंजेक्टेबल खराब है या फिर मसाज खराब है, वो सब सही है, लेकिन जैसे बोलते हैं ना, मात्रा जो उसकी होती है ना उतनी ही उसमें लो। उसे ज़्यादा अगर आप कर रहे हो तो वो आपकी स्किन और हेयर के लिए डैमेज करता है। और अगर आपने ये जो डैमेज है उसको अगर आपने रिपेयर करने के लिए फिर आप आगे सोच रहे हो, तो बहुत बार ऐसा होता है कि वो रिपेयरेबल नहीं होता है। करेक्ट, एक स्टेज के बाद वो अटक जाता है, वो रिपेयरेबल नहीं होता है, तो फिर आपको रिपेयर ही नहीं हो पाएगा। तो इससे अच्छा है कि आप डैमेज ही ना करें। ट्रू। आशी जी, आपके पास इतनी सारी चीज़ें हैं, अलग अलग चीज़ें हैं, एंड आई थिंक हर व्यूअर को इस चीज़ों में इंटरेस्ट है। तो अगर आपके प्रोडक्ट्स उनको कहीं से खरीदते हैं तो वो कहाँ से खरीद सकते हैं? हमारा टोटली B2B सेगमेंट है। हमारा ऑनलाइन कहीं पे कुछ भी सेल नहीं होता है। तो अगर आपको खरीदना है तो हमारी वेबसाइट भी है, एंड आप आपके नियर बाय जो डॉक्टर्स हैं वो डॉक्टर्स को आप पूछ सकते हो, शायद उनके पास अवेलेबल होगा, क्योंकि हमारा टोटली डर्मेटोलॉजिस्ट, कॉस्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर्स को सप्लाई होता है। और वहाँ से फिर वो एंड यूजर्स तक पहुँचता है। तो अगर आपको कुछ भी खरीदना हो, क्योंकि हमारी बहुत बड़ी रेंज है, मतलब हमारे मीजो सॉल्यूशंस भी है, हमारे मेडिफेशियल किट्स भी है, ट्रीटमेंटल किट्स भी है, केमिकल पील्स है, सीरम्स है, होम केयर की पूरी रेंज है जो पर्सनल आप यूज़ कर सकते हो वैसे। तो ये, और हेयर केयर की भी बहुत बड़ी रेंज है। तो अगर ये सारा कुछ आपको इसमें से कुछ ट्रीटमेंट के लिए आपको इन क्लिनिक चाहिए या फिर आप आपके क्लाइंट को देना चाहते हो, तो आप आशी में आप कांटेक्ट कर सकते हो। आशी का इंस्टा पेज पे आप फॉलो कर सकते हो। हम कैप्शन में तो डाल ही देंगे आपको, लेकिन अगर एक बार व्यूअर को आपका वेबसाइट बता देंगे तो भी बेटर रहेगा। www.theashi.com ये हमारी वेबसाइट है। तो आप वेबसाइट को विजिट कर सकते हो, आपको वहाँ पे सारे प्रोडक्ट्स देखने मिलेंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट, मतलब हमारा एक और सेगमेंट है जो कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग का है, जहाँ पे शुभम ब्यूटी केयर में हम कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। तो हम बहुत सारी कंपनियों को उनके ब्रांड नेम में बना के देते हैं। तो हमारा जो प्रोडक्ट है, जो मैन्युफैक्चर हुए प्रोडक्ट्स वर्ल्ड वाइड जा रहे हैं। सो अगर कोई एस्पिरेंट है इस बिजनेस में आने के लिए और आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि आप इतना सारा इन्वेस्ट करो, R&D करो एंड देन लॉन्च करो, आप आशी को कांटेक्ट कर सकते हो एंड दे विल मैन्युफैक्चर इट फॉर यू, और आपकी ब्रांडिंग से आपको आपका सामान मिल जाएगा, राइट? यस, इवन हमारा मॉरिशस में भी जा रहा है, तांजानिया जा रहा है, आशी के प्रोडक्ट्स जा रहे हैं वहाँ पे। तो मतलब अप्रिशिएट हो रहा है। और बहुत सारे डॉक्टर्स का फीडबैक जो आता है, वो फीडबैक में एक ऐसा ये मतलब फील होता है कि वो बोलते हैं कि मैडम आपके प्रोडक्ट अमेजिंग है। हमारे पेशेंट आके खुद बोलते हैं कि नहीं, आशी का ही हमें चाहिए। और कोई डॉक्टर्स तो ऐसे भी है जो हमारे लेबल्स आशी के निकाल देते हैं और उनका खुद का ब्रांडिंग, खुद का नाम डाल देते हैं, ताकि यही सेम कोई कॉपी ना कर सके। और जब पेशेंट उनके पास आते तो लास्ट टाइम जो किया था ना वही वाला करो, उससे मेरा ग्लो अभी तक है। तो ये जो जब सुनते हैं हम और वो क्लाइंट से हमारा जो रिव्यू हमें मिलता है, तो बहुत अच्छा लगता है, मोटिवेशन मिलता है और नया और कुछ करने का मोटिवेशन मिलता है। तो आशी के जितने भी क्लाइंट्स हमारे ऑलरेडी है, मैं उनको ये कहना चाहूँगी थैंक्स कि आपने आशी को इतना अप्रिशिएट किया। इवन जो स्टूडेंट्स जिन्होंने IIBC से या फिर हमारे सीखा है हमारे पास से, उनको भी थैंक्स कहूँगी कि आपने इतना ट्रस्ट किया हमारे ऊपर। एंड मैं ये चाहूँगी कि आप रिव्यू आपके देते रहे। अगर हमारे प्रोडक्ट में कुछ और हमें चेंजेस करने हैं तो हम उसके लिए तैयार हैं, ऑलवेज रेडी। दैट्स रियली ग्रेट। प्रीति जी, बहुत सारी चीज़ें हैं, आपसे बहुत सारा जानना है। हम पक्का मेरे व्यूअर्स को आज प्रॉमिस करती हूँ कि आपके साथ हम एक और एपिसोड लेके आएंगे, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन के साथ आएंगे। लेकिन मुझे ये भी पता चला है कि आपने रिसेंटली, थोड़ा टाइम हो गया है, सोल रेन यू करके क्लिनिक स्टार्ट किया है, क्या उसके बारे में थोड़ा हमें बताएंगे? या श्योर।
जब हम कोई भी R&D करते हैं, फिर प्रोडक्ट हमने मैन्युफैक्चर किया, आशी ब्रांड में किया, फिर हमें लगा कि हमें इंस्टीट्यूट में उसको सिखाना है ताकि प्रोडक्ट प्रॉपर वे से कैसे यूज़ करना वो समझ में आए। तो वहाँ जब हम लोग, मैं टीचिंग कर रही थी और जो लोगों के रिव्यूज़ आ रहे थे, तो वो रिव्यूज़ इतने अच्छे आ रहे थे, तो मैं खुद सोचती थी कि मैं अगर क्लाइंट पे करूँगी और क्लाइंट जब खुश होके मुझे जो रिव्यू देगा तो वो कैसा होगा। Yes. तो ये एक सोच थी। और जो मेरा छोटा बेटा है शुभ, उसको बहुत था कि मम्मी हमें क्लिनिक भी करें। ओके। और उसी के चलते हमने क्लिनिक स्टार्ट किया। बट हमने क्लिनिक में डॉक्टर्स को हायर किया है, बट वहाँ पे मैं खुद भी जाती हूँ और ट्रीटमेंट करती हूँ। और जब ट्रीटमेंट करके जो क्लाइंट जो हैप्पी होते हैं, वो देख के मतलब ऐसे प्राउड फील होता है कि नहीं, मैंने सच में बहुत अच्छा प्रोडक्ट बनाया है, ताकि ये जो मेरे पेशेंट्स हैं वो बहुत खुश होके जा रहे हैं। करेक्ट। और जो हम लोग यहाँ पे जो सिखाते हैं, टीचिंग कर रहे हैं, तो वहाँ पे उनको अगर इंटर्नशिप चाहिए या उनको प्रैक्टिकल चाहिए, जी जी जी, तो हमारे क्लिनिक में वो हम प्रैक्टिस भी दे सकते हैं उनको। इसीलिए भी एक 2-in-1 प्रोसेस था कि हमको वो चीज़ करनी थी, इसीलिए हमने क्लिनिक ओपन किया है। तो क्या आप बता सकते हैं ये क्लिनिक कहाँ पर है? ये क्लिनिक मुलुंड ईस्ट में है और ये क्लिनिक में टोटली आशी के प्रोडक्ट्स ही यूज़ होते हैं। ओके। इंजेक्टेबल ही बाहर की कंपनी के आते हैं, बट बाकी टोटली आशी के प्रोडक्ट यूज़ होते हैं। और हम हो सके उतना मेडिसिन प्रिस्क्राइब नहीं करते हैं। Okay. और इंजेक्टेबल भी प्रिस्क्राइब नहीं करते। ना बोलते हैं कि जितना हो सके उतना हम प्रोडक्ट से नेचुरल वे से आपको ट्रीट कर सकें। राइट। और ये ट्रीटमेंट में हम ऐसे मनी बैक गारंटी देते हैं। ओह, दैट्स वंडरफुल। यस, मनी बैक गारंटी देते हैं कि आपका रिजल्ट मिलना ही मिलना है। वाओ, दैट्स रियली रियली एक्सीलेंट। बट हमारा एक ही है कि हम सोशल मीडिया पे ज़्यादा एक्टिव नहीं है। करेक्ट। हम कहीं पे भी, मतलब आप IIBC देखोगे, आशी देखोगे, हम थोड़ा बहुत डाल देते हैं, बट हम कभी भी ऐसे नहीं सोचते कि अरे हमारे रिव्यूज़ कम है या फिर हमें उसको प्रमोट करना चाहिए इन टर्म्स ऑफ, मतलब पैसा देके प्रमोट, या फिर हम जो ऑर्गेनिक हो रहा है ना, हम उसी के ऊपर प्रोसेस पे जा रहे हैं। हमारा फोकस B2B है टोटली, तो हम लोग उसके ऊपर ज़्यादा फोकस नहीं कर रहे। नहीं तो आज का जो जमाना है उसमें सब देखते हैं गूगल रिव्यू क्या है, और वो गूगल रिव्यू से आते हैं। लेकिन आप एक चीज़ आप सोचो कि ये मैं थोड़ा कहना चाहूँगी कि गूगल में हम देखते हैं ये रील कितने तक रीच हुई। राइट। तो कभी आपने ये सोचा है कि अगर ये 10,000, 20,000, 50,000 रील देखने वाले कौन हैं, क्या आपके वो क्लाइंट बन सकते हैं? राइट। प्रीति जी, जैसे मैंने अपने व्यूअर्स को ऑलरेडी प्रॉमिस कर दिया है कि आपके साथ एक और एपिसोड होगा। यस। लेकिन मैं इसको एंड करूँ उसके पहले एक चीज़ मुझे पता नहीं, ऐसा है कि मुझे जाननी है। हाँ। कि आज जो प्रीति ने यंग एज से जो सफ़र शुरू किया, आज जहाँ पर पहुँची, कोई ऐसी बात है कि वो उस यंग प्रीति को कहना चाहेगी? मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं पास्ट में जाती हूँ और जो मेरी यंग प्रीति है उसको अगर मुझे कुछ कहना है, तो मैं उसको एक ही चीज़ कहना चाहूँगी कि जो फोकस स्टार्ट में किया वो मिड में कहीं ना कहीं चला गया था, तो ऑलवेज वैसे ही फोकस आप करो ताकि आप एक लेवल तक पहुंच सको। प्रीति जी, आपका जो पैशन, कमिटमेंट, रेजिलियंस, मतलब हर चीज़ कही जाए, कंटिन्यूटी, कमिटमेंट, ये सब ने सिर्फ आपके करियर को ही नहीं बल्कि बहुत सारे लोगों के करियर को भी आगे लाया है, मेंटोर किया है। और आपकी स्टोरी ने ना सिर्फ मुझे बल्कि मेरे व्यूअर्स को भी आई एम श्योर उतना ही इंस्पायर करेगी। इस पूरे पॉडकास्ट को हम रैप अप करें उसके पहले एक आखिरी सवाल मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, क्योंकि आई एम श्योर आपके इस एपिसोड को बहुत सारी एस्पायरिंग एंटरप्रेन्योर एंड स्पेशली विमेन देख रही होगी एंड उनके मन में भी बहुत सारी ऐसी चीज़ होगी। तो आप उनको क्या एडवाइस देना चाहेगी, वो क्या ऐसी चीज़ करें ताकि वो भी अपने सपने पूरे कर सकें?
मैं एक ही एडवाइस उनको दूंगी कि आप अगर कुछ भी करना चाहते हो तो सबसे फर्स्ट तो फोकस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर आपने कुछ करने की ठानी है तो वो कंटिन्यूएशन रखो, चाहे उसके पीछे कितने भी हर्डल्स आए। और बहुत बार हम ये सोचते हैं कि मेरे हस्बैंड मना कर रहे हैं, मम्मी पापा साथ नहीं दे रहे, इन लॉज का, बच्चों का, ये सारे एक्सक्यूजेस है। अगर हमें कहीं ना कहीं रोक रहे हैं तो शायद वो हमारी सेफ्टी के लिए हमें रोक रहे हैं, ना कि हमारी प्रगति से वो खुश नहीं है, ऐसा नहीं है। तो उनको पॉजिटिवली लीजिए और हमेशा ना उनको साथ लेके आगे चलिए, तो आप प्रॉपर वे से वो फोकस करके आप वो चीज़ों में आगे बढ़ सकते हो। और सेकंड थिंग, ये नहीं सोचना है कभी कि मुझे ये नहीं आता है, क्योंकि जब मैंने मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट किया तो मुझे फैक्ट्री चलाना टू बी फ्रैंक नहीं आता था, मुझे पता भी नहीं था। और मैं साइकोलॉजी बैकग्राउंड की स्टूडेंट हूँ, और मैं पूरा केमिस्ट्री में आ गई, तो बहुत डिफिकल्ट हुआ मेरे लिए। बट मैंने कभी उसको गिव अप नहीं किया और कभी भी मैंने ये नहीं सोचा कि अरे मैं कैसे करूँगी। तो ये गिव अप कभी भी नहीं करना है, फोकस करना है। एंड मुझे इंग्लिश इतनी नहीं आती है, तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं डॉक्टर्स को नहीं सिखा पा रही हूँ, मैं आज भी डॉक्टर्स को बहुत अच्छे से ट्रेन कर रही हूँ। हाँ, इंग्लिश वीक है तो उसका मुझे कभी भी रिग्रेट नहीं हुआ है, क्योंकि मैं वो नहीं सोचती हूँ कि ये नहीं आता है इसके लिए आपको मतलब आप कहीं रुक जाते हो। आप अनस्टॉपेबल हो अगर आप खुद चाहो तो। आपके अंदर अगर ये चाह है कि हमें वहाँ तक पहुँचना ही पहुँचना है, तो फिर आपको कोई भी नहीं रोक सकता है, आप वहाँ ऊपर तक पहुँच के रहते हो। तो मेरा आपसे यही है कि अगर आपने कुछ ठान ली है तो कितने भी हर्डल्स आए, आप उसके ऊपर तक पहुँच सकते हो। और उसके लिए लेकिन आपको ग्राउंड लेवल से स्टार्ट करना पड़ेगा। मतलब जैसे मैंने फैक्ट्री स्टार्ट की तो पैकिंग करना, उसको मतलब हर चीज़ मैंने सीखी है। ऐसा नहीं है कि पूरा का पूरा मैंने मेरे स्टाफ पे छोड़ दिया था। अगर कभी स्टाफ नहीं है तो मुझे वो चीज़ आनी चाहिए, या फिर मुझे इसके लिए आनी चाहिए कि उसमें कितना टाइम लगता है। और अगर स्टाफ हमारा तो ज़्यादा टाइम ले रहा है तो हमें पता चले कि इतने टाइम में वो इतना हो रहा है। तो आपको ग्राउंड लेवल से स्टार्ट करके आपके बिजनेस में जो भी आती है चीज़ें, वो सारी आपको सीखनी है और फिर उसको इम्प्लीमेंटेशन करते जाना है। और शॉर्टकट रास्ता कभी भी आप अपनाओ नहीं, क्योंकि ये एक लॉन्ग टर्म जर्नी है। एक एंटरप्रेन्योर बनना है और एक लॉन्ग जर्नी तक आपको पहुंचना है, तो आप शॉर्ट टर्म अगर रास्ता कोई निकालोगे तो कभी भी आप वो लेवल तक नहीं पहुंच पाओगे। तो मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि फोकस करके आप भी वो लेवल तक पहुंच सकते हो, अपने आप में वो कॉन्फिडेंस जगाओ। और बेस्ट ऑफ लक मेरी तरफ से आपको। थैंक यू सो मच प्रीति जी, आपकी जर्नी इतनी इंस्पायरिंग रही है। एंड आई विल से कि आपकी जर्नी एक टेस्टामेंट है कमिटमेंट और विजन का। आई होप कि हर फीमेल आप ही की तरह अपनी जर्नी की शुरुआत करे और उसको इतनी ऊंचाइयों तक ले जाए। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी धन्यवाद। और हमारे व्यूअर्स को आपकी हर अंदर की चीज़ें, क्योंकि ये जल्दी से कोई शेयर नहीं करता है कि आपने कैसे फेस किया, क्या किया, ये सारी बातें बताने के लिए और उनको भी इंस्पायर करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि मुझे आपने बुलाया और ये लायक समझा कि मैं आपके ये शो में अपना जो जर्नी है वो मैं प्रेजेंट कर सकती हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, आपकी स्टोरी मतलब ऐसा है ना कि मेरे दिल पर एक छाप छोड़ गई है। कहीं ना कहीं बहुत सारी फीमेल्स की ऐसी एस्पिरेशंस होती है और मैं भी आज आपसे बहुत कुछ सीख के जा रही हूँ। सो धन्यवाद। धन्यवाद। प्यारे दोस्तों, आज मुझे लगता है कि जिस तरह से प्रीति मारू जी की स्टोरी ने मुझे इंस्पायर किया है, आई एम श्योर आपको भी बहुत इंस्पायर किया है। और आपको अगर हमारी ये स्टोरी पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। मिस्टिक भारत को फॉलो करना बिल्कुल ना भूलिए, क्योंकि हम और भी ऐसी इंस्पायरिंग स्टोरीज आपके समक्ष लेकर आएंगे
ताकि आपको नई नई चीज़ें पता चले, नई चीज़ों की जानकारियाँ हो और आप भी अपनी लाइफ में बहुत ग्रो करें। Until then, keep believing, keep pushing, and keep trying because every dream is possible with consistency, perseverance, and commitment. Namaskar.